अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है नेरेटिक एंड लिटोरल हैबिटेट्स ऑफ द मरीन इन्वायरमेंट। नेरेटिक का मतलब है नियर शोर इन्वायरमेंट, साहिल के पास के करीबी एरियाज़ हैं। और लिटोरल जोन का मतलब है इंटरटाइडल हैबिटेट्स, जहाँ पर कभी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब सी में टाइड्स आती हैं, लहरें आती रहती हैं। कभी कुछ खास एरिया है जहाँ पर कभी हाई टाइड होती है तो पानी वहाँ पर होता है, जब लो टाइड होती है तो वो बिल्कुल जो है वो वाटर फ्री एरिया होता है। तो इस तरह की ये जो इंटरटाइडल जोन है इसे लिटोरल हैबिटेट कहते हैं। पहले तो ज़रा एटमॉस्फेयर को समझते हैं कि नेरेटिक और लिटोरल हैबिटेट की एटमॉस्फेयर कैसी होती है। नेरेटिक हैबिटेट जो नियर शोर हैबिटेट है, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं वहाँ पर क्या होगा। If you have ever visited a sea, or even you have seen ocean or sea in some picture or in movie or any the documentary, so you can easily guess the atmosphere of the shore. जहाँ पर लाइट अवेलेबल है, जहाँ पर लैंड अवेलेबल है फॉर द ग्रीन प्लांट्स टू एंकर विद, यानी यहाँ पर बैक्टीरियाज को या एल्गी को अटैचमेंट साइट अवेलेबल है, लाइट अवेलेबल है। जब अटैचमेंट साइट अवेलेबल है तो उसका मतलब है कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो हैं वो अवेलेबल हैं, डिकम्पोजिशन यहाँ पे हो रही है। इस वजह से यहाँ पर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और मोस्ट ऑफन दे फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद दोज प्लांट्स दैट आर एंकरिंग इन द शोर रीजन। तो वहाँ पर वो जो प्लांट्स हैं उनके साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाया होता है, रूट्स के साथ, लीव्स के साथ, और समहाउ दे टेक शेल्टर और हेल्प, they take any form of help from the plant, and in return they benefit plant by some means. तो इतनी हाई लाइट इंटेंसिटी की वजह से यहाँ पे रूटेड प्लांट्स भी होती हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक माइक्रोब भी होते हैं, ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स भी होती हैं, एल्गी होती है, फोटोसिंथेटिक एल्गी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंटेंस होती है। और एक और बहुत करेक्टरिस्टिक यहाँ की जो बात है वो है यहाँ पे सियानोबैक्टीरियल मैट। यहाँ पे सियानोबैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनका दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि वो फोटोसिंथेटिक हैं, और दूसरी ये कि वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है और नाइट्रोजन भी फिक्स हो रही है। तो नाइट्रोजन की फिक्सेशन की वजह से यहाँ पर जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है वो नहीं होती है, और प्लांट्स जो हैं यहाँ पर वो और दूसरे माइक्रोब जो हैं वो यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो सियानोबैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस है यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंसेस ऑफ कोर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विंटर का और टाइम होगा, जिस तरह टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर डिफरेंस होगा विंटर में और समर में, और बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं, और यहाँ पे मौजूद माइक्रोब को अपने आप को उसके मुताबिक ढालना पड़ता है। जो इंटरटाइडल जोन होता है, जहाँ पर कभी वाटर है और कभी नहीं है, वहाँ की सिचुएशन ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि वहाँ पर माइक्रोब को जो फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है। सम टाइम वहाँ पर जो है वो वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो माइक्रोब्स को अपने आप को सैलिनिटी के मुताबिक चेंज करना पड़ता है, और सम टाइम वाटर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है तो उन्हें अपने आप को जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है उससे सर्वाइव करना पड़ता है। वाटर की अवेलेबिलिटी ना होने से टेम्परेचर डिफरेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, सनलाइट की ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो माइक्रोब्स हैं उन्हें अपने आप को इसके मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, टेम्परेचर डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से माइक्रोब को ये सीजनल वेरिएशंस को कोप करने के लिए अडेप्टेशंस रखनी पड़ती हैं। इसके अलावा यहाँ की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पोल्यूशन, बिकॉज नियर शोर एंड इंटरटाइडल एरियाज़ आर वेरी क्लोज टू ह्यूमन एक्टिविटी। तो इस वजह से ऐसे एरियाज़ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, और जहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा है वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है। तो ये जो माइक्रोब हैं यहाँ पर
वो ऐसे माइक्रोब जो कि पैथोजेंस हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं ऑन अकाउंट ऑफ दिस पोल्यूशन। और कुछ माइक्रोब ऐसे भी हैं जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं विद द फिशेस लाइक पैरा हेमोलिटिकस या वल्निफिकस, जो कि पाए जाते हैं फ़िशेस में। ये शेल फिश में पाया जाता है। और वल्निफिकस जो है विब्रियो वल्निफिकस जो है वो फिन फिश में पाया जाता है। और ये फ़िशेस जब खाई जाती हैं, अगर ये प्रॉपरली कुक ना हो तो ये पैरासाइट्स हम में चले जाते हैं एंड इन रिटर्न दे काज डिफरेंट डिजीज़ेस। यहाँ पर पोल्यूशन होने का एक और बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं वो बायोरिमीडिएशन की एबिलिटी रखते हैं, यानी वो पोल्यूशन को पोल्यूटेंट को डिग्रेड कर सकते हैं। दैट इज़ वाई मोर कॉमनली दोज माइक्रोब दैट आर रिक्वायर्ड फॉर बायो डिग्रेडेशन वी गेट दीज माइक्रोब फ्रॉम द इंटरटाइडल और नेरेटिक जोन। तो यहाँ पर ये माइक्रोब जो हैं ये कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेशन की एबिलिटी रखते हैं। ये माइक्रोब जो हैं वो यूवी रेडिएशन से भी बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एरियाज़ ज़्यादातर एक्सपोज होते हैं यूवी रेडिएशन से, हाई इंटेंस सनलाइट से। तो यू माइट हैव रिमेंबर द अडेप्टेशंस फॉर द लाइट रेडिएशन, फॉर द यूवी रेडिएशन। सो these kind of microbes are adaptations to survive with the high light intensity और यूवी रेडिएशंस। तो ये काफ़ी रेजिस्टेंट माइक्रोब होते हैं, तो ही यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। ल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ल्यूमिनेसेंस जो है वो मेरीन बैक्टीरिया की एक वाइड स्प्रेड ट्रेड है, यानी वो दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। ज़्यादातर ये माइक्रोब जो हैं ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स शेप होते हैं और ये फर्मेंटेटिव होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो नॉन फर्मेंटेटिव माइक्रोब भी पाए जाते हैं। और ये जिसमें जो है वो विब्रियो और फोटोबैक्टीरियम आ जाते हैं जो कि नॉन फर्मेंटेटिव हैं। बाकी माइक्रोब जो हैं वो फर्मेंटेटिव हैं। क्यों ये जो ल्यूमिनेसेंस है, बायोल्यूमिनेसेंस यानी खुद की लाइट प्रोड्यूस करना, ये क्यों यहाँ पर ज़रूरी है, या यहाँ पर क्यों इस तरह के माइक्रोब पाए जाते हैं जबकि लाइट यहाँ ऑलरेडी मौजूद होती है। मोस्ट कॉमनली दीज माइक्रोब्स आर फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद द फिश, समटाइम दे आर आल्सो फ्री लिविंग। ज़्यादातर इनका एसोसिएशन जो है वो सिम्बियोटिक होता है। और ये जो बायोल्यूमिनेसेंट सिम्बियोसिस है उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो फ़िश के लाइट ऑर्गन में रहते हैं, जहाँ पर ये फ़िश को जो है वो अपने आप कह सकते हैं कि ये सर्च करने में अपना जो रास्ता ढूंढने में मदद करते हैं, रूट लोकेशन में मदद करते हैं। और इसके अलावा भी ये फ़िश से फीडिंग लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, और इन रिटर्न फ़िश को जो है वो लाइट प्रोवाइड करते हैं। अगर वो जैसे डाइव कर रही हैं इन दी एफोटिक जोन, तो वहाँ पर इनको लाइट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो यहाँ पे प्रॉपरली अपना फूड सर्च कर सकें, अपना रूट लोकेट कर सकें। तो जो लाइट ऑर्गन में जो बैक्टीरिया रहते हैं वहाँ पर उनकी लाइफ इजी नहीं है, बल्कि ये भी काफ़ी टफ़ है, क्योंकि वहाँ पर जो इनका ग्रोथ रेट है वो काफ़ी स्लो होता है। और ये जो लाइट प्रोडक्शन है वो एक एनर्जी हंग्री प्रोसेस है, जिसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इसके लिए यूज़ हो जाती है। तो बैक्टीरिया की अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो काफ़ी स्लो होती है। इट इज़ बिलीव कि ये जो लाइट कंट्रोल का प्रोसेस है ये कंट्रोल किया जाता है बाय एन ऑटो इंड्यूसर, और ये ऑटो इंड्यूसर बेसिकली एक बैक्टीरियल फेरोमोन है। ये ल्यूसिफरेज है इस ऑटो इंड्यूसर का नाम। तो ये जो ल्यूसिफरेज है और बाकी जो एंजाइम हैं इनकी ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब बैक्टीरियल डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए, यानी 10⁻⁷। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर बैक्टीरियाज कम हैं, if they are very less concentration, then the light production will not be stimulated because the autoinducer will not produce। जब बैक्टीरिया का नंबर काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो उस केस में
ऑटो इंड्यूसर प्रोड्यूस होता है, ल्यूसिफरेज प्रोड्यूस होता है, और इन रिटर्न जो है वो लाइट प्रोड्यूस होती है। ये माना जाता है कि ये जो सेल डेंसिटी का ज़्यादा होना है, ये एक फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक तो ये कि क्योंकि ये एनर्जी हंग्री प्रोसेस है, तो इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर बैक्टीरिया बहुत कम तादाद में है एंड दे आर स्टिल प्रोड्यूसिंग द एनर्जी, दैट एनर्जी विल बी ऑफ नो यूज़, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब बैक्टीरिया ज़्यादा तादाद में हो जाएं और उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस करें और उसके बाद लाइट प्रोड्यूस करें, तो ये कोई विजिबल लाइट होती है जिसका फ़िश को या किसी भी और मैक्रो ऑर्गेनिज़म को फ़ायदा हो सकता है। तो इस वजह से जो कम तादाद हैं और लाइट प्रोड्यूस कर रही है, इट विल बी वेस्ट ऑफ एनर्जी फॉर दिस माइक्रोब, तो इस वजह से तब लाइट प्रोड्यूस नहीं की। ये एक आप कह सकते हैं एडेप्टेशन है जिसमें लाइट प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। As far as the bioluminescence in the free living or saprophytic cell is concerned, so we do not know the exact benefit of producing light by these microbes. Maybe these luminescence process enhance their dispersal too, but it's not very strong evidence that it's correct, because most of the non-luminescent microbes are equally efficient in dispersal as the luminescent microbe. तो इस one of the possible explanation is that these luminescent system, this luciferase, it act as alternative electron carrier in the cytochrome system. So it may enhance their survival when the oxygen tension is low, because it is more efficient for the oxygen capturing than the other cytochromes. So you have studied the electron transport system, where we have seen the cytochrome A, C, A3. These cytochromes are the oxygen carrier. और ये जो है वो ATP प्रोड्यूस करते हैं, बट द ल्यूसिफरेज इज़ मोर एफिशिएंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर देन द साइटोक्रोम्स. सो in response to very low oxygen tension, when cytochromes are unable to carry the oxygen, this luciferase they still scavenge the oxygen, so and allows these microbes to respire aerobically when there is no oxygen, when there is very little oxygen is present. तो इस तरह से इसका ये फ़ायदा हो सकता है. Lots of other microbe of different types, like the epiphyte, because there are rooted plants are present, so epiphyte microbe may be present on the surface of the plants. Cytophaga or the streptomyces of the ये cytophaga और streptomyces जो हैं, they are most commonly of the terrestrial origin, but some of them are native to the marine environment. जनरली ये जो सी वाटर माइक्रोब हैं, ये एक माइक्रो एरोफिलिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, बिकॉज एज हैव टोल्ड यू बिफोर दैट दिस साइट इज़ ऑफ इंटेंस डिकम्पोजिशन साइट. यहाँ पर डिकम्पोजिशन रेट बहुत ज़्यादा है. फॉर दैट सेक ऑक्सीजन में बिकम रेडली अनअवेलेबल फॉर दीज माइक्रोब्स, क्योंकि जो डिकम्पोजर्स हैं वो बहुत तेज़ी से, इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, वो तेज़ी से ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं. एज एन रिज़ल्ट ऑक्सीजन जो है वो कम अवेलेबल है बाकी माइक्रोब्स को, और कंडीशन माइक्रो एरोफिलिक और इवन एनएरोबिक हो सकती है. तो इस केस में जो ज़्यादातर माइक्रो एरोफाइल्स जो हैं या एनएरोब्स भी ही यहाँ पर पाए जाते हैं. जहाँ तक यहाँ पर बैक्टीरियल एक्टिविटी का ताल्लुक़ है, तो यहाँ पर ये जो अपनी ये देख सकती हैं, यहाँ पर ये सब एक्टिविटी दिखाई गई है, माइक्रोबियल एक्टिविटी. यू कैन सी हियर that cellulose, protein, pectin and different forms are fermentative, or when oxygen is present it is oxidized. जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये सब्सटेंसेस जो हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रेट बनाएगा. और जब ऑक्सीजन नहीं है तो ये माइक्रोब जो हैं ये इस अमोनिया बना देंगे. तो इस तरह से ये जो सल्फ़र अवेलेबल है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगी, नहीं अवेलेबल तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा.
तो इस तरह से ये जो जब ऑक्सीजन जब एक्टिविटी जो अपर लेयर्स में होती है वो ज़्यादातर एरोबिक एक्टिविटी होती है, वहाँ पर ज़्यादातर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं। लेकिन कुछ ही सेंटीमीटर नीचे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो रिडक्शन एक्टिविटी हो रही होती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादातर रिड्यूस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन रही होती हैं। ज़्यादातर जो है वो ये सब रीजन स्ट्रैटिफाइड ही होता है, यानी इसमें कंप्लीट स्ट्रैटिफिकेशन होती है कि टॉप लेयर में क्या हो रहा है और इनर लेयर में क्या हो रहा है। जो एरोबिक कीमोलिथोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ्स हैं वो अपर लेयर में पाए जाते हैं और इसके बाद जो एनऑक्सीजेनिक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हैं या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं ये नीचे की लेयर में पाए जाते हैं क्योंकि ये एनऑक्सीजेनिक हैं एंड दे जनरली कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो बट वन थिंग इज़ कॉमन इन देम दैट दे आर हाइड्रोजन सल्फाइड टॉलरेंट। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट ऑक्सीजनिक लेयर इज़ ओनली फ्यू सेंटीमीटर थिक और इसके नीचे जितनी भी एक्टिविटी है वो सब की सब रिडक्शन एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा H2S बन रहा है। यहाँ पर मौजूद माइक्रोब को हाइड्रोजन सल्फाइड टॉलरेंट जो है वो होना पड़ता है तभी वो सर्वाइव कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है ये हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पे पाए जाने वाले माइक्रोब जो हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड टॉलरेंट हैं। तो even the cyanobacteria they are present here are specialized type and they are sulfide tolerant cyanobacteria and they should be able to cope with the high UV radiations। तो यहाँ पर जो माइक्रोब्स हैं जो cyanobacteria हैं उन्होंने UV रेडिएशन से टॉलरेट करने की भी एडाप्टेशंस जो हैं वो सीख ली हैं। तो इस तरह से आपने इसको पढ़ लेना है और इसके पॉइंट्स बना लेने हैं और यहाँ पर ये टेबल दिया गया है आपने, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पर बेसिकली डायगोनल साइक्लिंग दिखाई गई है ऑक्सीजन और सल्फ़र की कि दिन के किस टाइम में जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और किस टाइम में जो है वो ऑक्सीजन सल्फ़र की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि केमिकल ग्रेडियंट्स का बताया गया है और डोमिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बताया गया है। तो आपने देखा कि सरफेस सेडिमेंट्स सुपर सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, तो यहाँ पर सल्फाइड एब्सेंट है। तो यहाँ क्या होगा, क्यों ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बिकॉज डोमिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर साइनोबैक्टीरिया विच आर फोटोसिंथेसाइजिंग, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मौजूद है, सल्फर एब्सेंट है एंड एज एन रिजल्ट यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स बन रही हैं। Late in the day, what happened after sunset, there is no photosynthesis that is going on। तो dominant microbes जो हैं वो सल्फ़र ऑक्सीडाइज़र्स हैं और ये ऑक्सीजन अब कम हो गई है क्योंकि ये जो सल्फ़र ऑक्सीडाइज़र्स हैं दे आर यूजिंग ऑक्सीजन और जिसके नतीजे में जो सल्फ़र है वो मूव कर रही है बीच सरफेसेस पर। और इसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो ऑक्सीजन जो है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दी गई है। लेट इन द नाइट ऑक्सीजन कम्प्लीटली रिमूव हो गई है क्योंकि सारी की सारी ऑक्सीजन यूज़ हो गई है। एंड द मोस्ट डोमिनेंट बैक्टीरिया आर पर्पल फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और उसके बाद जब अगेन डे ब्रेक आता है तो ऑक्सीजन दोबारा से आ जाती है क्योंकि अब जो डोमिनेंट माइक्रोब्स हैं वो भी सल्फ़र ऑक्सीडाइज़र्स या दूसरे तरह के फोटोसिंथेटिक माइक्रोब जो हैं वो होते हैं। तो इस वजह से ये जो इंटर टाइडल जोन में या नेरेटिक जोन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस इसलिए का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर ये जो कंडीशंस हैं वो वेरी कर रही है, डोमिनेट माइक्रोब जो हैं वो वेरी कर रहे हैं। मोस्ट ऑफन ये जो सेडिमेंट्स हैं इसमें सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड ही दो जोन नहीं बनाते हैं, बल्कि वो सेडिमेंट जो ज़्यादा डीप होते हैं वहाँ पर एक जोन जो है वो फेरस सल्फेट का भी होता है, FeS का भी होता है। और ये जो है फेरस समटाइम ये फेरस मैग्नीज जोन होता है और ये भी एक सब ऑक्सिक जोन है जहाँ पर एनारोबिक ऑक्सीडेशन हो रही है। और यहाँ पर
ये जो फेरस है दैट इज़ यूटिलाइज्ड एज द फेरस सल्फेट, और अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो फेरस ऑक्साइड बनेगा, अगर मौजूद नहीं है तो फेरस सल्फेट बनेगी। अनदर वेरी इंटेंस एक्टिविटी इज़ द मेथानोजेनेसिस। ये मोस्ट कॉमनली एनारोबिक एक्टिविटी होती है और इसके नतीजे में जो मीथेन है वो बनती है, और इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो इन्वायरमेंटल भी है, क्योंकि मीथेन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। बैक्टीरिया जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके कह सकते हैं कि अडेप्टेड होते हैं देमसेल्फ फॉर दी फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। टेम्परेचर के लिहाज से प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, टेम्परेचर के लिहाज से फ्लक्चुएटिंग होते हैं, पीएच फ्लक्चुएटिंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पोल्यूटेंट आ रहे हैं उनकी पीएच वेरी कर सकती है। और इसी तरह से टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, सीजनल वेरिएशन ज़्यादा हैं, ऑक्सीजन वेरिएशन ज़्यादा है। तो आपने इन सब के पॉइंट्स बना लेने हैं और इनको जो है वो यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखना है, और जो हार्स एक्टिविटी हो रही है वो भी यहाँ पर जो है वो मेंशन करनी है। ये जो है ये यहाँ पर टेबल दिया गया है कि किस तरह से डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स की किस फॉर्म में होती हैं, ये आपने पढ़ लेना है। ये यहाँ पर कोरल रीफ की ब्लैक बैंड डिजीज़ की बात की गई है, आपने इसे पढ़ना है। और ये डिज़ीज़ बेसिकली कोरल रीफ्स की डिज़ीज़ हैं। आप कोरल रीफ के बारे में जानते हैं कि ये देखी भी होगी। कोरल रीफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल साइट, और ये बहुत से ऑर्गेनिजम्स को साइट प्रोवाइड करती है, फिशेस को और बहुत से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिक्रिएशनल साइट, रहने की जगह प्रोवाइड करती है। ब्लैक बैंड डिजीज़ में क्या होता है कि यहाँ पर बैंड्स, ब्लैक कलर के बैंड्स बन जाते हैं, और ये बैंड जो हैं वो हॉरिजेंटल बनते हैं, इसलिए ये बैंड्स कहलाती हैं। वर्टिकल नहीं होते बल्कि हॉरिजेंटल होते हैं। ये बैंड बनते क्यों हैं? ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ सियानोबैक्टीरिया। ये सियानोबैक्टीरिया जो हैं वो सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ये सल्फाइड कोरल के साथ रिएक्ट करके उसे ब्लैक कर देती है। तो वो जो उसकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी, वो जो कलरफुलनेस है कोरल रीफ का, वो ख़राब हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत से और जो कह सकते एनिमल जो प्लांट्स हैं वो अब यहाँ नहीं रह सकते। तो इस वजह से ये डिज़ीज़ जो है ये एक माइक्रोबियल डिज़ीज़ है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आपने ये लेजेंड जो है वो ज़रूर पढ़ना है। तो आप ये कुछ लेंथी है, आपने ये सारा ही करना है, लेकिन कुछ बातें रिपीट हुई हैं वो आप छोड़ दें और अपने पॉइंट्स बना लें, तो आपके लिए ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा।